हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर दिन की तरह आज फिर से आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के पेपर 1 के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और पेपर वन जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपका यूजीसी नेट का पेपर 1 के सिलेबस के जैसा ही है। और अभी हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 के यूनिट 4 में है। यूनिट 4 आपका क्या है ना, यूनिट 4 है लोक एवं पर्यावरण, पीपल एंड इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ये सेशन रहेगा। यूनिट 4 पीपल एंड इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया? इन्वायरमेंट मतलब आपका पर्यावरण। और जब हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारा वायुमंडल पर्यावरण का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाता है। तो इसी वायुमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आगे क्लासेस में जाए इसके पहले आपको ये भी बता दूं, लास्ट टाइम जो तैयारी होती है ना, वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से आपकी तैयारी में निखार आता है, आपकी तैयारी में परफेक्शन मिलता है। आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा हूबहू एग्जाम्स वाली फीलिंग आपके अंदर आए, लगे कि नहीं हम एग्जाम दे रहे हैं। इस प्रकार की चीजों को अगर आप फील करना चाहते हैं, इस प्रकार आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 लेकर आया आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर। जी हाँ, हमारा ऐप आपको पता होगा कि लॉन्च हो गया है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ऐप आ गया है। और इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है। इस लिंक को अगर आप क्लिक कर लेते हैं ना, तो आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कितना? 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ प्रैक्टिस होगा। 20 प्रैक्टिस सेट रहेगा, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। यानी अगर आप प्रश्नों के लिहाज से देखें तो 20 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ पर 600 MCQ मिल जाएगा। 600 MCQ मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हो सकता है, और हो सकता है नहीं, होगा, यहां से आपको डायरेक्ट हूबहू प्रश्न मिल जाएगा। तो इसीलिए आप के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जाम्स के पहले आप इस प्रैक्टिस सेट को बनाकर जाए। ये जो 20 प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं, इसको आप बनाकर ही एग्जाम में जाए। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, लिंक को क्लिक करना है और आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और आपको 1 अप्रैल का वेट करना है ना। ये जो मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, कब लॉन्च कर रहा हूँ? 1 अप्रैल को, है ना। न्यू मंथ का फर्स्ट डे, बिल्कुल रिफ्रेशमेंट मूड में। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट बनाइए और आपको 20 प्रैक्टिस सेट 1 अप्रैल से मिलना आरंभ हो जाएगा। एक ही साथ 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आप डेली 1 बनाइए, डेली 2 बनाइए, आपका 10 दिन में खत्म। और ये कुछ भी अगर जिनका 0 तैयारी लेवल है, सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट को बनाकर चले जाइएगा तो आपकी शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी, इसकी गारंटी है। और हमारा टारगेट है आपको पेपर 1 में 25 प्लस स्कोर दिलाना है आउट ऑफ 30 नंबर का जीएस का पेपर होगा, जिसमें मेरा टारगेट है, मेरा मिशन है, अपने सभी स्टूडेंट्स को मैं 25 प्लस स्कोर कराऊं। तो चलिए, ये रहा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अब हम लोग क्लासेस में इंटर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम लोग आज देखेंगे पर्यावरण। और पर्यावरण का सबसे जो कह सकते हैं बड़ा पार्ट है वो हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल के बारे में आज जानेंगे। वायुमंडल में कितने लेयर होते हैं, अलग अलग लेयर की क्या विशेषताएं होती है, उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 5 लेयर दिख रहा होगा, इन्हीं 5 लेयर के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंशिएशंस वगैरह है, उनको भी देख लेते हैं। और सिंपल सा सामान्य सा यहाँ से प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। तो वायुमंडल किसको कहते हैं भाई? वायुमंडल की क्या परिभाषा हो सकती है, इसको पहले एक बार देख लीजिए, है ना। सामान्य सी परिभाषा है कि पृथ्वी के चारों ओर, जो आप पहले से अवगत हैं, जब आपको सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखने का आता है तब आप लिख सकते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर तक, है ना, हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को, अगर हम ऊपरी परत के वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, उसको एक टर्म है एरोलॉजी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि एरोलॉजी क्या है ना। एरोलॉजी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन करते हैं। अगर हम वायुमंडल के निचली परत का अध्ययन करते हैं, या हम वायुमंडल के सीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं मेटीरियोलॉजी, है ना। मेटीरियोलॉजी जो है वायुमंडल के निचले स्तर का अध्ययन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 2 प्रश्न आपका बन सकता है। ये एरोलॉजी क्या है, दूसरा मेटीरियोलॉजी क्या है। ये 2 प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है ना।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जिस प्रकार मैंने कहा वायुमंडल के 5 लेयर होते हैं, तो सभी लेयर्स में कह सकते उतनी उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया सकता है, और सभी लेयर्स में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है हमारा निचला लेयर ही होता है, क्योंकि जितना वायु राशि है, वायु की जितनी मात्राएं पाई जाती है उसका 97% है ना, उनका 97% सिर्फ और सिर्फ 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। 97% यही पाया जाता है। बाद बाकी जो 3% बचा वो फिर अनंत ऊंचाइयों तक पाई जाती है। अगर उसको किलोमीटर में देखें तो कहा जाता है कि 10,000 किलोमीटर की मोटाई है वायुमंडल की। तो बाद बाकी उधर जो है ना ओनली 3%, 97% सिर्फ और सिर्फ 29 किलोमीटर के बिलो में ही ये वायुमंडल का पाया जाता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये आप बचपन से पढ़े हैं। तो किन किन गैसों का मिश्रण है, कौन सी गैस कितनी है, वो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि एग्जाम में ना यहां से प्रश्न आता है और सीधे अगर आपको याद नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे सामान्य प्रश्न है वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा किनका दिख रहा है आपको, नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऑर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है और नियोन 0.002% है। तो इन्हीं को बस आपको याद रखना है, ये 5 याद रखना है। अगर आपको कभी भी देगा कि आरोही क्रम में कर कीजिए या अवरोही क्रम में कीजिए, तो इन्हीं 5 से ही आपका आएगा, नीचे वाले को याद करना कोई आपके लिए जरूरी नहीं है। ये 5 को आप याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ताकि आपको किधर से भी पूछ दे तो आप कर पाए। सबसे जो ज्यादा है वो 78.8% नाइट्रोजन का है, ये आप याद रखिएगा। बाद बाकी जो 5 है 5 तक ही आपको जाना, नीचे उतना जरूरी नहीं है। वायुमंडल की संरचना को देखें तो वायुमंडल में जो आपका लेयर्स होते हैं उस लेयर्स के नाम को पहले जान लें। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सबसे नीचे जहां हम लोग रहते हैं, है ना, जहां जीव जंतु निवास करते हैं, पृथ्वी का जो सबसे निचला वायुमंडल का स्तर है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, इंग्लिश में बात करें तो ट्रोपोस्फेयर। दूसरा हमारा समताप मंडल, इसको देखें कि ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। इसके नेक्स्ट हमारा है मध्य मंडल, जिसको बोलते हैं मेजोस्फेयर। इसके बाद मध्य मंडल का ही देखा जाए तो मध्य मंडल ही है ये। मध्य मंडल का 2 पार्ट है। इसका जो मध्य मंडल का जो निचला स्तर है उसको बोलते हैं ताप मंडल, और जो इसका ऊपरी स्तर है इसी को बोलते हैं आयन मंडल। इसके बाद वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो ये वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। एक एक परत को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। ये फिगर आप देख चुके होंगे ना, पहले ही देख लिया है, तो इसको फिर से थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करके फिर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारा अर्थ है। सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा ग्रीन है ना, ग्रीन ये क्या है, मैंने क्या बनाया इसको, अर्थ। हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती माता है ये, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ के जस्ट बाद हमारा क्या है, क्षोभ मंडल। हम जहां रहते हैं उसके चारों ओर जो मोटाई है वायुमंडल का, तो ये सबसे निचला है, यहां से एक लेयर आप देख पाएंगे, इसी को कहते हैं क्षोभ मंडल। ये चारों ओर है ना, चारों ओर, पृथ्वी तो गोल है, ये चारों ओर पृथ्वी के जो आवरण है सबसे नजदीकी वाला उसी को बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो फिर डिटेल्स में हम लोग अभी आगे देखेंगे क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसके बाद के जो लेयर है इसको बोलते हैं समताप मंडल। इसके बाद जो आपको लेयर दिख रहा है वो आपका मध्य मंडल, ठीक है, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर सबसे ऊपर में जो है वायुमंडल, ठीक है। तो एक एक लेयर्स को हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं। अब एक एक परत को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, किस परत की क्या विशेषता है, कहां से क्या प्रश्न बन सकता है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल के कुल राशि का 90%, वायुमंडल की जितनी मात्रा है, वायु की जितनी मात्रा है उसका 90% भाग कहां पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। यानी वायुमंडल का सर्वाधिक भाग किस वायुमंडल के लेयर में पाया जाता है, तो हमारे क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ एक प्रश्न पूछा जाएगा कितना परसेंट मिलता है क्षोभ मंडल में, तो 90%। दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है, दूसरा पॉइंट पे जब हम लोग रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे आंधी हो गया, बादल, वर्षा, जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है सब इसी मंडल में होती है। आंधी, बादल, वर्षा। आपसे प्रश्न ये आएगा कि वायुमंडल के किस स्तर में आंधी, बादल, वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्षोभ मंडल में। इसी के अंतर्गत
आपका भारी गैस, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, भारी गैस, क्योंकि भारी गैस ऊपर तो रहेगा नहीं, नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका भारी गैस मिलता है। फिर आपका जलवाष्प मिलता है और धूलकण मिलता है। तो जलवाष्प, धूलकण किस वायुमंडलीय स्तर में पाए जाते हैं, वो भी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखिएगा, यहाँ पर जो है ना, इनका ऊंचाई फिक्स नहीं है, इनका जो कितने किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है फिक्स नहीं है, ये सीजन के अनुसार घटता बढ़ता है। अगर सर्दियों का सीजन हो तो इसकी ऊंचाई घट जाती है, सर्दियों में ऊंचाई क्या होती है, घट जाती है, और गर्मियों में ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक है, गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और जो इनका अधिकतम लेयर होता है, जो इसका लास्ट होता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, उसके लिए एक नाम है क्षोभ सीमा, हिंदी में तो आपको याद हो ही जाएगा, इंग्लिश में उसको ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज क्या है, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। इसके बारे में और कुछ चीजें हैं, उसको आपको देखना चाहिए। क्षोभ मंडल, जैसे हमने पिछले ही आपका कह सकते पॉइंट में ये नोट आउट किया कि सर्दियों में इनकी ऊंचाई क्या होता है, घट जाती है, और गर्मियों में बढ़ जाती है। तो आपको पता होगा पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह कौन सा है, दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव सबसे ठंडा जगह है। सबसे गर्म जगह कहाँ है, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, विषुवत रेखा, वहां पर सनलाइट जो होता है ना सीधा पड़ता है ना, सीधा विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें आती है वो सीधी आती है, यानी वहां क्या होगा, गर्मी ज्यादा होगा। और ध्रुव पर सूरज की किरणें कैसे आती है, ऐसे तिरछी, तो इसीलिए वहां पर गर्मी नहीं रहता, वहां पर ठंडा रहता है। तो सेम उसी हम लोग यहाँ पर कर सकते प्रक्रिया को बस एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, जो ध्रुवों पर है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। डिफरेंस देख रहे हैं कि ध्रुव पर सिर्फ इनकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर तक, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। क्यों भाई साहब, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा सर्दियों में इनकी जो ऊंचाई है वो घट जाती है, तो ध्रुव पर क्या, वो तो सालों भर सर्दी ही रहता है, हमेशा ठंड रहता है, बर्फ की चादरें जमी होती है, तो इसीलिए वहां पर आपका क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है। विषुवत रेखा पर सालों भर गर्म रहता है, सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए उसकी ऊंचाई वहां पर बढ़ जाती है 18 किलोमीटर तक। याद रखिएगा। आगे, इस मंडल में तापमान के गिरने, इस मंडल में ताप के गिरने से आपका, सॉरी ताप बता रहा हूं, इस मंडल में ऊंचाई है ना, इस मंडल में जैसे आप ऊंचाई बढ़ेंगे, क्षोभ मंडल में हाइट पे जाएंगे, तो तापमान में क्या होगा, गिरावट आएगा। तापमान में क्या होगा, जैसे जैसे आप हाइट पे जाइएगा तापमान में क्या होगा, गिरावट आएगा। क्या रेट है, 165 मीटर आप जाइएगा तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस कमी आएगी। मान लीजिए आपका धरती पर टेम्परेचर कितना है, 30, अभी मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 165 मीटर आप ऊपर चले जाइए, ज्यादा नहीं, तो टेम्परेचर को फिर नापिएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर उसको किलोमीटर में देखें, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर 30 है और हम ऊंचाई पर चढ़ गए 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, फिर नापेंगे कितना होगा, आपका हो जाएगा 23.6 आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसीलिए आप देखते हैं ना, जो बड़े बड़े पर्वत है, चाहे हिमालय वगैरह हो, वहां पर ऊंचाई पर क्या होता है, बर्फ की चादरें पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई जाने पर तापमान में गिरावट आता है। तो ये हो गया क्षोभ मंडल को देख लिया। अब देखें हम लोग समताप मंडल। समताप मंडल जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, यहां से किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए इसमें ऊंचाई जो है ना विषुवत रेखा पर क्या कितना होता है, तो 50 किलोमीटर तक। तो 50 किलोमीटर मतलब जीरो से नहीं मानना आपको, जहां पर क्षोभ मंडल खत्म हुआ, मान लिया क्षोभ मंडल खत्म हुआ तो ये कहाँ खत्म हुआ आपका, 18 किलोमीटर तक। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल खत्म हो गया। इससे जो ऊपर, इससे जो 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो बीच का है ना ये पार्ट, इसी को हम लोग कहते हैं आपका समताप मंडल। ये वाला इलाका, ये जो पार्ट है ना, ये क्या होगा आपका समताप मंडल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल। 18 से ऊपर और 50 के नीचे का जो बीच का इलाका है, ये हमारा समताप मंडल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मंडल यानी समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन स्फीयर भी कहा जाता है।
और आपको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ओजोन स्फीयर, क्योंकि अगर ओजोन की परत नहीं रहती तो हमारी धरती पर जो हमारा अस्तित्व है ना जीव जंतुओं का, वो रह ही नहीं पाता। क्योंकि ओजोन स्फीयर जो हमारा है, ओजोन स्फीयर, इसी के कारण जो हमारा सन से अल्ट्रावायलेट रेज आता है, पराबैंगनी किरण, उसको ये अवशोषित कर लेती है, उसको वो तोड़ देती है, जिसके कारण हमारे पास वो किरण नहीं आती है। अगर वो आ जाती तो हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होती और यहाँ पर जीवन सर्वाइव ही नहीं हो पाता। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में ओजोन स्फीयर पाया जाता है, ओजोन की परत पाई जाती है, और इस ओजोन परत के कारण ही आपका जीवन यहाँ पर धरती पर संभव हो पाया है। ये सूरज से आने वाले जो हानिकारक किरणें हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको अवशोषित कर लेती है, यानी सन का जो रेज है उसको फिल्टर करने का काम करती है, और जो हमारे लिए उपयोगी है वही बस हमारे पास आता है, जिसको हम लोग विटामिन डी के रूप में यूज करते हैं, हमारे यूजफुल होता है। अगला है आपका मध्य मंडल, मेजोस्फीयर। तो मेजोस्फीयर क्या है भाई? तो मेजोस्फीयर क्या हो गया, वो कहां तक था? नेक्स्ट 50 तक था। तो 50 से 80 किलोमीटर तक है ना। ये कहाँ, कितना इसका हाइट है? 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और यहाँ तापमान में एकाएक क्या होता है? गिरावट आ जाता है। तापमान में एकाएक गिरावट आता है मध्य मंडल में। मध्य मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है? गिरता है। और इसका जो ऊपरी सीमा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपॉज। मेसोपॉज क्या हो गया? जो आपका इनका मध्य मंडल का ऊपरी सीमा है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोपॉज। अगला जो है आपका तापमंडल। तो तापमंडल के बारे में जान लीजिए। तो देखिए मध्य मंडल, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखे प्रीवियस में? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का ही एक पार्ट है ये, ठीक है। तो मध्य मंडल जो कि आपका 80 किलोमीटर के ऊपर वाला वायुमंडलीय भाग अनिश्चित ऊंचाई तक तापमंडल कहलाता है, ठीक है। मध्य मंडल के ऊपर वाला भाग, मध्य मंडल के जस्ट इस जो हम ऊपर वाला पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्य मंडल के ऊपर वाला भाग जो अनिश्चित ऊंचाई तक, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसी को हम लोग तापमंडल कहते हैं। और इसमें ऊंचाई के साथ तेजी से तापमान में फिर बढ़ोतरी होती है, ठीक है। इसके पहले अचानक तापमान में क्या होता है? गिरावट होता है। फिर अचानक से आपका तापमान में बढ़ोतरी होता है, तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर गर्मी नहीं लगता है ना। आश्चर्य क्यों नहीं लगता है? क्योंकि पहले ही जब क्लास स्टार्ट करे आपको ये बताया था कि ऊपर में वायुमंडल की परतें बहुत विरल है। वायुमंडल की परतें विरल होने के कारण सूरज की तेज किरणें आती है, लेकिन वो जो टेम्परेचर के साथ आती है फिर वापस उसी टेम्परेचर के अनुसार चली जाती है, या तो फिर सीधे पार हो जाती है ना। दो चीजें होती है। अगर मान लीजिए धरती पर वायुमंडल नहीं रहता तो धरती गर्म थोड़ा नहीं होती, हमें गर्मी का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो जैसे ही हमारा पे आती फिर वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उतना ही स्पीड से चली जाती, उसको कोई यहाँ एब्जॉर्ब नहीं करता। लेकिन अभी क्या होता है? जैसे सनराइज रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, यहाँ जलवाष्प है, धूल कण है, वायुमंडल की सघन परतें हैं, वो उसे अवशोषित कर लेती है ना, उसके कुछ भाग को रोक लेती है, और वही हमें गर्मी का एहसास कराती है। जबकि वहां पर वायुमंडल रहता ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर विरल है ना, डिसअपियर्ड है। इसके कारण वहां पे जो कह सकते हैं सूरज की जो किरणें आती है, गर्म किरणें, उसको वहां एब्जॉर्ब, उनकी हीट को कोई एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए गर्मी का एहसास नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत रहता है लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास आपको वहां पर होगा नहीं। अब देखा जाए तो तापमंडल का दो पार्ट हम लोग इसको मानेंगे। दो पार्ट में जो इसका निचला वाला पार्ट होता है, तापमंडल का जो निचला वाला पार्ट है, इसको हम लोग आयन मंडल कह सकते हैं। आयन मंडल में क्या होता है ना, यहाँ पर जो विद्युत आवेशित कण, यहाँ पर चुंबकीय कण, और ये घटनाएं घटित होती है, और इसीलिए इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। अगर देखा जाए तो मध्य मंडल के ऊपर, अगर इसको किलोमीटर में देखें तो मध्य मंडल के ऊपर आपका 80 से 640 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो उसको हम लोग आयन मंडल में शामिल करते हैं। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती है, और यहाँ पे ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक रेज होता है उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसीलिए जो रेडियो तरंगें होती है ना, जिसके माध्यम से हम लोग आईसीटी के क्षेत्र में जो इतने आगे बढ़ पाए हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी में, वो इसी लेयर के कारण संभव हो पाया है। इसी लेयर में आपका रेडियो तरंगे, यहाँ पर आपको रेडियो तरंगे जो भूतल पर हम लोग उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों के माध्यम से अपने संचार सेवाओं का उपयोग करते हैं, चाहे दूरदर्शन का उपयोग करते हैं, चाहे रेडियो का उपयोग करते हैं,
इसी लेयर के कारण आपका होता है। ये तापमंडल का निचला भाग है ना। ये तापमंडल का निचला भाग क्या कहलाता है? आयनमंडल। इसी प्रकार तापमंडल का दूसरा जो भाग है ना, उसके जस्ट ऊपर वाला, उसी को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। और वायुमंडल क्या होता है ना, इसका कोई लिमिटेशन अब नहीं है, वो अंतरिक्ष तक चला जाएगा। तो तापमंडल का जो ऊपरी भाग है 640 किलोमीटर से ऊपर, 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग है उसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। और इसके आगे वायुमंडल के बारे में कुछ नहीं मिलता, जिसको हम लोग अंतरिक्ष, स्पेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट सेशन था आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट सेशन कहाँ था? यूपीएससी असिस्टेंट पेपर 1 के लिए। और आप भी चाहते हैं कि क्लासेस में ज्वाइन करना, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको एवरी क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। और अगर आप और अच्छे से क्लासेस करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप में का लिंक मिलेगा, मेरे ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और सीधे आपको 1 अप्रैल से यहाँ पर शानदार प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 20 प्रैक्टिस सेट, जिसके माध्यम से आप तैयारी को कर सकते हैं कि 4 चांद लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को परफेक्शन दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, कल मिलते हैं फिर एक नए क्लासेस में और एक नए शानदार लेक्चर्स में। तो फिलहाल आज इतना ही। आप सभी हमसे जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।